नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल आपका इस चर्चा में स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है दादा और पोता दोनों एक दूसरे पर राजनीतिक हमले कर रहे हैं और ये हमले पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दादा कहते हैं कि पोते को इनेलो में वापस नहीं लिया जाएगा और पोता कहता है मैं एनडीए सरकार छोड़ के क्यों जाऊं उस पार्टी में जो 2% की पार्टी है। तो दोनों के ये सार्वजनिक बयान है कि मैं नहीं बता रहा हूं, कोई घर के अंदर के बयान नहीं है, ये सार्वजनिक सभाओं में दिए गए बयान। तो जब यह स्थिति होती है और यह परिवार ऐसा परिवार है जो हरियाणा की जड़ों से जुड़ा हुआ है, चाहे दादा हो चाहे पोते हो, सभी लोग। चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और तमाम सारी जमीनी चीजें रही। उनके बेटे चाहे चौटाला साहब ओम प्रकाश चौटाला रहे हो जो मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद में उनके दो बेटे अजय चौटाला, अभय चौटाला और उनके बेटे। तो ये स्थिति है। तो तमाम जगह या तो सत्ता की लड़ाई है या किस बात की लड़ाई है, यह नहीं समझ में आता। लेकिन जो भी, यह आज हरियाणा में निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। चूंकि चर्चा का विषय है और यह सबसे अहम राजनीतिक परिवार है, तो उस पर चर्चा करना बनता है। इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक समय में 26% से 27% तक जो है वोट शेयर हरियाणा का इस पार्टी इनेलो को जाता था। आज वो वोट बट गया, एक को 2% गया, एक को 14% के आसपास गया। तो जो भी ये स्थितियां हैं, उसके बाद में हालात बदले। एक के पास में 1 एमएलए है, एक के पास 10 एमएलए है, तो इस तरह की स्थितियां। तो ये एक खींचतान, तो हरियाणा का प्रतिनिधित्व है, सारी चीजें हैं, तो इस पे चर्चा करने का बनता है। तो इसी पे मैं जो है सबसे पहले इस पर आता हूं कि साहब जो है हमारे पैनलिस्ट है पवन कुमार बंसल। तो पवन कुमार बंसल चूंकि हरियाणा की राजनीति को पिछले 50 साल से देख रहे हैं, तो मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगा कि बंसल साहब, जिस तरह की स्थितियां हैं, दादा पोते आज लड़ रहे हैं, हालांकि दोनों की हैसियत अपने उसी चौटाला परिवार से, तो आखिर इस लड़ाई का क्या मतलब है और हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, सरकार पर क्या असर पड़ता है? जी पवन जी। देखिए शुक्ला जी, आपने सही कहा। दोनों की, ओम प्रकाश चौटाला की और दुष्यंत की, सभी की ऐसे जो है चौधरी देवदा की वजह से है। ये सभी एक जो वटवृक्ष था देवदा ने लगाया था, उसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला ने सीएम बनने के बाद अपना कद बढ़ाया। पवन जी थोड़ा सा तेज बोलेंगे ना, तो थोड़ा सा। देखिए, दुष्यंत जो पहली बार सांसद बने हिसार से, ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से ही बने थे, तब सारा परिवार एक था। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से पहले गोहाना में चौटाला साहब जलसा कर रहे थे, और जजपा के कुछ अति उत्साही युवकों ने शूटिंग की तो काफी। मुझे लगता है पवन जी की आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में। मैं अब इस पर जाऊंगा। सबसे पहले तो दादा के पास जाना चाहिए, तो दादा ही के पास जाता हूं। तो दादा की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर रजत पंजेटा साहब। तो पंजेटा साहब, सवाल वही है कि आप लोग हरियाणा की जड़ों की पार्टी हैं, आपका परिवार जो है हरियाणा की जड़ की पार्टी का परिवार है, चौधरी देवीलाल साहब रहे हो, सब कोई रहे हो। आज जब आपके परिवार का यह घरेलू विवाद है या राजनीतिक विवाद है या क्या है, मैं नहीं इसको इंडोर्स करता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सार्वजनिक सभाओं में यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और क्यों यह स्थिति हो रही है कि दादा पोते पर हमला बोले और पोता दादा पर हमला बोले। जी रजत जी। देखिए, पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक इतनी बड़ी शख्सियत, जिसका 1% के आधा % भी नहीं हूं मैं, और हम सभी कार्यकर्ताओं के बहुत चहेते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। मेरा तो चलो 3 पीढ़ियों से है, और आज आपके मंच पे एक सार्वजनिक बात भी कर देता हूं, मैं उसको सार्वजनिक कर देता हूं मैं
कि एक पैसे का काम नहीं लिया जब से सरकार आई है, किसी भी तरह का, कोई ये ठेका वेका या कुछ भी, लेकिन फिर भी इस परिवार के साथ हैं। एक कार्यकर्ताओं में उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेम है। देखिए, जब 2019 के, हम लगातार 10 साल तक मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल थी हरियाणा में। 2019 से पहले सरकार हमारी आनी, सीआईडी की रिपोर्ट ले लीजिए, विपक्षी भी ये कहते थे अब सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बने। अब बात मैं वहीं से शुरू करता हूं जब पवन जी ने छोड़ी थी। सांसद अगर जब बने तब नहीं दिखा कि ये कितने परसेंट की पार्टी है। जब आपको सांसद बनाया, आपके हाथ में इंडियन नेशनल लोकदल की युवा विंग दी, छोटे दिग्विजय के हाथ में इंसो की कमान दी, सारे परिवार को ऊपर रखा और अभय सिंह चौटाला जी ने अपने परिवार को पीछे रखा। तो जब आपको ऐसा जेल में जाने के बाद ही अभय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा की राजनीति में, उससे पहले तो वो सिरसा की देखते थे, वो कभी एक्टिव नहीं थे। परिवार पे आप कह रही विपरीत स्थितियां थी, कठिनाई थी, परेशानियां थी। उस समय अभय सिंह जी ने बागडोर संभाली और इनेलो को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने का काम किया, एक अलग ही रूप में निखर के आए इंडियन नेशनल लोकदल। तब जाके हम जैसे कार्यकर्ताओं को, जिनको अभय सिंह जी के बारे में पता नहीं था, तब जाके हमें धीरे धीरे पता चला कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करता है, और ये बात तो उनके दुश्मन भी मानते हैं। अगर कहीं भी दुश्मन को भी जुबान दे दी ना, अगर किसी ने समर्थन मांग लिया किसी राज्यसभा के इलेक्शन में, तो वहां खरे उतरे। ये बात तो उनकी सब मानते हैं कि जुबान के धनिया जो कहेंगे वो करेंगे, चाहे कहीं से भी करना हो। तो जब वर्करों का आप बात ना चौटाला साहब पे मत लीजिए, ये ना असली नुकसान वर्करों का हुआ है, जिन बेचारे बच्चों की एज निकल गई, कईयों को, चाहे कोई भी बात है। ये नहीं कि हमने कोई फायदा लेना, सरकार आती है काम करवाने के लिए ही है जनता के। तो जब समय आया कि भाई अब सरकार आएगी, अब दुष्यंत के सामने देखिए अभी छोटी उम्र है, ये भी नहीं कि कोई किसी चीज की कमी हो, कोई साधनों की कमी हो या राजनीतिक रूप से कोई कमी हो, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज आती। लेकिन चौधरी देवीलाल का लगाया। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। रजत जी, वो यही कह रहे हैं कि 50 साल तक मुझे राजनीति करनी है और मैं जो है, मुझे इनेलो नहीं चाहिए 2% मैं वाली। उसका जवाब, हाँ कोई बात नहीं, बड़ा लंबा समय, आज सारी बातों का उत्तर दूंगा, आज तो फोकस ही हम पे है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि एक तरफ वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और एक तरफ कहते हैं कि मैं एनडीए में रहूंगा। तो एनडीए में कौन व्यक्ति इनको मुख्यमंत्री बना रहा है? एक अभी चैनल का कॉन्क्लेव था, उस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो सरकार है वो भाजपा की है, जजपा की नहीं है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के बाद ओम प्रकाश धनखड़ जी का कुछ ऐसा ही बयान आया। अभी परसों की बात है, कैप्टन अभिमन्यु जी से पूछा किसी ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा कि जजपा के साथ लेके जजपा को मजबूत क्यों किया जाए। मतलब जजपा हमसे क्यों फायदा उठाए, हमने पहले भी अकेले लड़े हैं तो अब भी अकेले लड़ेंगे, जजपा की बसाखी की जरूरत ही नहीं है हमारे को। उसके बाद यमुनानगर के एक मेयर ने भी ऐसा ही कहा था। तो ये तो आप ये इनके प्रवक्ता बैठे हैं जजपा के, इनसे ये पूछिए कि आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री बनोगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो मैं एनडीए में रहूंगा, तो ये बात तो बतानी पड़ेगी। अब बात आती है 50 साल की, आपने कहा। देखिए, मैं अपने से ही शुरुआत करता हूं कि कोई पर्सनल ना ले जाए, मुझे भी अपने अगले पल का नहीं पता, ये बात अगले पल की नहीं पता मेरे को कि अगले पल में क्या होने वाला है। तो जहां तक अगर राजनीति की बात है, तो मैं आपको थोड़ा मैं हरियाणा की राजनीति समझता हूं, ये केवल जो 1 साल बचा है राजनीतिक रूप से, बस ये 1 साल, जो अगर पहले इलेक्शन हो गए तो अलग बात है, उसके आगे जजपा का कोई भविष्य नहीं है। जजपा के नेताओं को कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। जैसे कुलदीप बिश्नोई गए, कुलदीप बिश्नोई ने अलग पार्टी बना के फिर हुआ, और भी उदाहरण है आपको पास्ट के अंदर। तो पार्टी तो इंडियन, आपकी आवाज फिर म्यूट हो गया अजय जी, फिर म्यूट हो आप। रजत जी, आता हूं दोबारा आपके पास, क्योंकि उमेश जी नाराज हो जाएंगे, नहीं तो कि उनकी पूरी उनको भी जवाब दे देने। नहीं, नाराज कोई नहीं होगा, मेरा खत्म होने दीजिए, मेरे को ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। तो देखिए, सरकार आनी थी कार्यकर्ताओं की, तो कोई जल्दबाजी नहीं थी इतनी दुष्यंत चौटाला को कि वो अपना जो चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा है, उनके स्वर्गवास के बाद, वो तो बच्चे थे जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास जब हुआ,
तब ओम प्रकाश चौटाला जी ने पार्टी संभाली, घर के बड़े बैठे हैं, तो एक अनुशासन होता है। आप अगर ये सोचे कि अब सरकार आने वाली है और हम चंद लड़कों को लाकर वहां पे हूटिंग करवा देंगे, वहां पे अनुशासनहीनता करेंगे, हालात ऐसे पैदा कर देंगे, आप अपने आप को पहले तो अपने दादाजी का दादा बनने की कोशिश ना करें। दादा दादा ही होता है और दादा दादा ही रहेगा। तो दुष्यंत चौटाला जी ने एक तो सबसे बड़े गुनहगार जो है वो कार्यकर्ताओं के हैं, जो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने भीतरघात किया। और जो बुरे वक्त के अंदर जो कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़े हुए, वो दुष्यंत चौटाला को पसंद नहीं करते। ये पार्टी के अंदर की भावना भी है और घोटालों की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से ये बदनाम भी बहुत हो चुके हैं। उमेश जी, आप अपने वो अनम्यूट कर दें उमेश जी को। उमेश जी, जो बात सवाल रजत जी से था, अब वही पोते से, और पोते को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह परिवार हरियाणा का जमीन, हरियाणा का दर्द भी, और हरियाणा के लोगों को समझने का। आखिर क्यों ये स्थिति आ रही है कि परिवार आज इस तरीके से दादा पोते एक दूसरे पे सार्वजनिक तौर पे हमला कर रहे हैं? क्योंकि यह जो भी किसी की हैसियत है वो इस परिवार के कारण। जी उमेश जी। देखो, मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ जहाँ रजत जी ने छोड़ा, कि दादा दादा ही रहेंगे, पोता पोता ही रहेंगे। तो अगर हम पारिवारिक स्थिति की बात करें तो वो दादा हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे भी सम्माननीय, हमारे भी पूजनीय ओम प्रकाश चौटाला जी, खाली इनेलो के नहीं है, वो सबके पूजनीय हैं और हर उस व्यक्ति के पूजनीय हैं जिनको उन्होंने बनाया है, चाहे वो आज कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे किसी भी पार्टी में चला गया हो, लेकिन वो हर आदमी जो बना है उनकी फैक्ट्री से निकल कर आया है, उनका सम्मान करता है। तो इस बात को मैं पारिवारिक तौर पे और पर्सनल तौर पे यहां तक ले जाके समाप्त कर देता हूं। अब बात करते हैं पार्टी की बात जब हम करें तो पीछे अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक थे उन्होंने एक पॉइंट जाके छोड़ा कि एक रैली के अंदर वहां पे कुछ उत्साहित युवाओं ने वहां पर नारे लगाए कि हमारा सीएम कैसा हो, दुष्यंत चौटाला जैसा हो। ठीक है जी। जब बात करते हैं सीएम बनने की, सपने देखने की या कार्यकर्ताओं को उत्साह की, तो हमारे विद्रोही जी बैठे हुए कांग्रेस के नेता हैं। अभी कर्नाटक में आपने क्या देखा कि दो अलग अलग जो है बड़े नेता थे जो सीएम बनने की रेस में थे, और उनके यहाँ होर्डिंग लगे हुए थे दोनों जगह कि हमारा सीएम कैसा हो, सिद्धू रमैया जैसा हो, या हमारा सीएम कैसा हो। इस तरीके के होर्डिंग लगे थे और वहां पे कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे कि भाई ये सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे। लेकिन इन्होंने बहुत सलीके से उस चीज को सुलझाया और एक को सीएम बनाया और एक को जो है डिप्टी सीएम बनाया। ठीक है, लेकिन यहां क्या हुआ, यह उल्टा हो गया। उत्साहित सब लोग थे, सबको लग रहा था कि सरकार आने वाली है। मैं मानता हूं कि अगर मान लो कुछ अति उत्साहित बच्चों ने वहां पे हमारा सीएम कैसा हो, दुष्यंत जी जैसा हो, ये नारे लगे, तो ये नारे लगने में कहां से आपको लगता है कि वहां पे विरोध हो रहा था? वहां पे आपको कैसे लग रहा है कि वहां पे वो इनेलो के अगेंस्ट में थे वो? और वहां पर ये कहकर भी चीजों को समाप्त किया जा सकता था कि बच्चों तुम्हारी बात मेरे तक पहुंच गई है, अब मैं बड़ा हूं, घर का जो भी मैं निर्णय लूंगा वो सबको मान्य होना चाहिए। लेकिन इस चीज को ना बोल के उन्होंने वहां गुस्से में दुष्यंत जी को डांट लगाई, उसी स्टेज पर झाड़ लगाई उनको बुरी तरीके से, और उन लड़कों को भी झाड़ लगाई और ये कहा मैं सबको देख लूंगा बाद में। और फिर नोटिस इश्यू कर दिए उन्होंने कि भाई कारण बताओ, नोटिस जारी कर दिया उन्होंने दुष्यंत जी का। अरे आप ही का तो बच्चा है, वो आप ही का लगाया पौधा है, आप उसको कारण बताओ, नोटिस जारी कर रहे हो। अब कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद में अजय चौटाला जी को नहीं, मैं थोड़ी सी बस खाला थोड़ा सा देखो, आज जब बात फोकस जब जेजेपी रैलो पे है तो हाँ, बात को मैं पूरा कर दूं सारी को ना। तो वो जो वहां से प्रकरण चला और उस प्रकरण के बाद में हमने गुड़गांव के अंदर एक जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, बड़े लेवल पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी की, तो उसमें जो बहुत बड़ा एक होर्डिंग लगा हुआ था, उस टाइम पे दुष्यंत चौटाला एमपी थे लेकिन उनकी फोटो उसमें नहीं थी उसके अंदर। तो चीजों की जो शुरुआत थी वो कहीं ना कहीं आपस से वही चीज शुरू हो गई थी। अजय चौटाला जी को बाकायदा किस तरीके से निकाला गया पार्टी से, ये सबके सामने है। तो ये पार्टी से दुष्यंत को, अजय चौटाला जी को, दिग्विजय चौटाला जी को निकाला गया है। उन्होंने पार्टी को छोड़ा नहीं था पार्टी को कि उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, बल्कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने और अभय चौटाला जी ने उनको निकाला था।
बात जब आई कि भाई कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई जो है ना अलग पार्टी हमें निर्माण करनी है, तो उन्होंने चश्मे का जो सिंबल था, इनेलो पार्टी का जो नाम था, वो सारा का सारा, जैसे रामचंद्र जी वनवास पे चले गए थे, सब कुछ छोड़ के चले गए थे, उस तरीके से दुष्यंत चौटाला जी, अजय चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी और नैना चौटाला जी, इन्होंने नाम को छोड़ा, इन्होंने चश्मे के सिंबल को छोड़ा और एक नई पार्टी का गठन किया। ऐसे समय में नई पार्टी का गठन करना, कि जब समीकरण बिल्कुल एक अलग तरीके के हो, उस समय नई पार्टी का गठन करना, युवा उनके साथ जुड़े, और युवा जुड़ने के बाद में आप देखिए कि एक तरफ इनेलो पार्टी थी और एक तरफ जननायक जनता पार्टी थी, दोनों मानते एक ही परिवार से निकली हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पे दोनों ने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी। जब दोनों ने अपने आप को प्रूव करने के लिए बाकायदा जब वो पहुंचे इलेक्शन में, तो एक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, उसको उनको 2% मत मिला, और दूसरी पार्टी जननायक जनता पार्टी, जिसमें कार्यकर्ताओं ने और पब्लिक ने दुष्यंत जी पर भरोसा जताया और उनको 10 MLA दे दिए। तो ये दोनों का जो फर्क था कि किसका वजन भारी है, ये इलेक्शन में पता चल गया। देखिए, राजनीतिक तौर पे हम कितनी भी चर्चा करते रहे, लेकिन जब तक हम इलेक्शन में नहीं जीतेंगे, हमारी चर्चाएं बेकार है, हमारा सब कुछ बेकार है। और दुष्यंत जी को 10 MLA का समर्थन मिला, और 10 MLA का समर्थन मिलने के बाद में हरियाणा के हित में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया। अब बात आते हैं जो ये चल रहे हैं आज के समय पे, जो वक्तव्य चल रहे हैं कि हम दुष्यंत को इनेलो में वापस नहीं लेंगे। अरे दुष्यंत में इनेलो से आपने बाहर निकाल दिया दुष्यंत को। अब दुष्यंत जी की खुद की अपनी इतनी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, कि जहां तुम्हारे 2% मत है, वहां पर उनके 10 MLA हैं। आप ये कहो कि आप जजपा में आना चाहते हो क्या, ये बात तो समझ आती है, लेकिन 2% की पार्टी में ऐसा शख्स के 10 MLA वो क्यों आएगा? लेकिन सिर्फ एक से अजय शुक्ल जी, एक बात, खाली एक लाइन की बात, जब जी आज हालात इनेलो की इतनी खराब हो चुकी है कि उनके पास में बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो जब बोलने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो आदमी अपने लोगों पे प्रहार करता है, वो अपने लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको भी मैं नीचे लेकर हूं मैं। सिर्फ और कोई कारण नहीं है, जब ये कारण है सिर्फ। उमेश जी दोबारा आता हूं। बिल्कुल जी। रजत जी आपके पास भी आता हूं अभी। पवन जी की बात कट गई थी, उसे पूरा कर लें फिर आते हैं। पवन जी, जो आपका सवाल था, बात चूंकि पूरी अधूरी रह गई थी, आप पूरी करें जी। देखिए, कोई आपस में लड़ाई नहीं है, पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं, चौटाला साहब से पूछ लेते हैं दुष्यंत आएगा तो क्या करोगे, जाहिर है जवाब देंगे, उनको नहीं लेंगे। ये पत्रकारों की छेड़छाड़ ज्यादा है, उनको फिर मजबूरी में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पत्रकारों के सवालों के कारण ये विवाद ज्यादा है, ना कि परिवार में विवाद है। चलिए, ये आपका कहना है। मैं वेद प्रकाश जी के पास जाऊंगा। वेद प्रकाश जी ने चौधरी देवीलाल जी के भी साथ काम किया है, समझते हैं, उस परिवार को भी समझते हैं, और कांग्रेस को भी समझते हैं, और हरियाणा की राजनीति को भी समझते हैं। तो हमारे विद्रोही जी क्या कहते हैं इस पर, उनका हमें चाहिए है कि ये परिवार की लड़ाई हरियाणा की राजनीति को कैसे प्रभावित कर रही है। क्या ये लड़ाई कल के दिन आप सबके लिए भी तो नुकसानदायक नहीं हो जाएगी? जी विद्रोही साहब। अजय जी, अजय शुक्ल जी और हरियाणा के वरिष्ठतम पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और मेरे बहुत पुराने मित्र पवन बंसल जी, रजत पंजरेटा जी, भाई भाटी साहब, उमेश भाटी जी, राकेश भडाना जी और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, परिवार में लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस परिवार की लड़ाई से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस के सामने अब ये कुछ है ही नहीं। हमारी तरफ से राजनीतिक रूप से ये लोग अप्रासंगिक हो चुके हैं। पर जहां तक इस बयान की बात है, मैं इसको दो अर्थों में देखूंगा। मुझे ओम प्रकाश चौटाला जी की मेरी कभी राजनीति में बनी ही नहीं, इसलिए मेरा उनके प्रति पक्ष नहीं ले रहा मैं, और मैं एक हरियाणा की पृष्ठभूमि के रूप में कह रहा हूं। चौधरी देवीलाल जी की विरासत की लड़ाई जब छिड़ी रणजीत चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी में, तो हरियाणा की जनता ने ओम प्रकाश चौटाला जी को चौधरी देवीलाल का वारिस माना, और चौधरी देवीलाल जी ने ही, न चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ही अपने बड़े पुत्र अजय चौटाला को आगे बढ़ाया,
और अपने पोते को भी आगे बढ़ाने का काम ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। एक राजनेता दूसरे राजनेता पर तंज कसे, कोई आश्चर्य की बात नहीं। यदि दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला अभय चौटाला पर कोई तंज कसते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ, जिस व्यक्ति की बदौलत वो नेता बने हैं, चाहे अजय चौटाला है और चाहे ये दुष्यंत चौटाला है। ये कहना बड़ा आसान है कि हम अपनी मेहनत से बने। मैं अजय चौटाला जी को भी और अभय चौटाला जी को भी तब से जानता हूं, तब ये कुछ राजनीतिक स्थिति में नहीं होते थे। उनसे ज्यादा राजनीतिक स्थिति मेरे जैसे लोगों की थी, ये मैंने देखा है। उन्होंने जो कुछ पाया है वो चौधरी देवीलाल जी की कृपा दृष्टि से और ओम प्रकाश चौटाला के आगे बढ़ाने के प्रयास की वजह से पाया है। तो उनके पिता भी हैं और दुष्यंत जी के दादा भी हैं। तो मुझे कम से कम एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते भी और हरियाणा की राजनीति को समझने वाले एक विश्लेषक के नाते भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब ओम प्रकाश चौटाला के बयान पर दुष्यंत जी ये कहें कि 2% वाली पार्टी में हम क्यों जाएंगे। वो चुप भी रह सकते थे, उपेक्षा भी कर सकते थे, और उन्होंने उपेक्षा न कर इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया ये वो ज्यादा जानते हैं, ये इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जैसे उमेश भाटी जी कह रहे थे या रजत जी कह रहे थे कि नारे लगाने के कारण पार्टी में बंटवारा हुआ, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आपको इसको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। जिस तरह जेल में रहते हुए ओम प्रकाश चौटाला जी को तो पैरोल नहीं मिलती थी और मोदी जी अपनी सत्ता के बल पर जिस तरह अजय चौटाला जी को बाहर निकालते थे, आय से ज्यादा संपत्ति वाले मामले को जो अजय चौटाला के खिलाफ था, वो पिछले 5 साल पहले जिसकी सुनवाई प्रारंभ हो जानी चाहिए थी, उसको किस तरह रोक के रखा है और किस तरह जेल से वो बाहर आते थे। इन सभी अगर आप संदर्भों को गहराई से अध्ययन करोगे तो आप पाएंगे कि जजपा बनने से पहले, इनेलो छोड़ने से पहले मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ अजय चौटाला जी का आंतरिक समझौता हो चुका था। वो ये चाहते थे कि भाई जजपा भी अलग लड़े, इनेलो भी अलग लड़े, ताकि कांग्रेस को भी नुकसान हो, और जिस तरह की तुम जाट और गैर जाट की राजनीति करना चाहते हो हरियाणा में, उससे कर भाजपा को फायदा हो। उनकी सोच ये थी। और मेरा मानना है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कि ये जो सारा बंटवारा हुआ है ये मोदी शाह की चाल पर हुआ। अब चाहे आज अजय चौटाला जी लाख दावे करे, दुष्यंत जी लाख दावे करे, वो आज केवल मात्र कठपुतलियां हैं मोदी और भाजपा संघ की। हाँ, ये दूसरी बात है कि हरियाणा की जनता ने जो पारिवारिक लड़ाई है उसके अंदर अभय चौटाला की बजाय अजय चौटाला के परिवार को देवीलाल परिवार का वारिस वोट के द्वारा माना। और उसका कारण ये रजत जी ने सही कहा है कि अभय चौटाला केवल मात्र सिरसा तक सीमित थे और हरियाणा की राजनीति में नंबर 2 कोई नेता थे ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद, वो अभय ही थे, ना अजय ही थे। और आज ओम प्रकाश चौटाला जी की उम्र हो गई। कोई भी व्यक्ति जब एक 85 से ऊपर का हो जाता है तो उसका वोटर, उसका कार्यकर्ता भी अपना भविष्य देखता है। तो उनको लगा कि अजय चौटाला परिवार के साथ तुम्हारा भविष्य है, इसलिए वो इनेलो से ज्यादा वोट ले गए। परंतु जो राजनीतिक हालात आज के हैं, उस राजनीतिक हालात में जजपा चाहे या ना चाहे, जजपा वही करेगी जो मोदी जी चाहेंगे। जिस दिन उनके खिलाफ जाएंगे, ये बड़ी बात है। विद्रोही जी ने बड़ी बात कही है कि जजपा वही करेगी। हाँ, आखिरी बात कहता हूं, जहां तक कांग्रेस का संबंध है, कांग्रेस का इनकी राजनीति से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे वो जजपा का वोटर था, चाहे वो इनेलो का वोटर था, कुछ तो हमारे साथ 19 में आ चुका था। और जिस तरह जजपा ने पलटी मारकर अपने वोटर की भावना के साथ विश्वासघात किया, तो जजपा का वोटर भी
हमारे साथ आ चुका है। हमें कोई भी पैसे भर का भी इनका नुकसान नहीं। चलिए तो चाहे अब भाजपा इस के पे साथ लड़े चाहे अलग लड़े। जी अब इस पे राकेश जी से बात कर लेते हैं। राकेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी, आपकी पार्टी खड़ा होने की कोशिश कर रही है और वो सबसे ज्यादा जहां पर प्रयास कर रही है वो जगह है सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र, इन इलाकों में। और इन इलाकों में सबसे ज्यादा इनेलो और जजपा का प्रभाव देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे देखते हैं और आपकी राजनीति क्या होगी और इस लड़ाई को आप किस तरह से ले जाते हैं? जी तो नमस्कार अजय भाई, बाकी सब प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। अजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहे, हम खड़े हो चुके हैं। हरियाणा में हमारी जो आगे की तरफ बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है, क्योंकि जिला परिषद में हमारे पास 8 से 10% वोट हरियाणा के लोगों ने हमें दी। और रही बात दूसरी ये कि सिरसा या चाहे हिसार हो, चाहे रोहतक हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे कोई भी जिला हो, हर जगह हमारे कार्यकर्ता हमारी पार्टी की नीतियों से लोग प्रभावित होकर हर लोग हमारी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। दूसरी बात रही कि जिस बात पे आज चर्चा है कि इनेलो और जेजेपी के दादा और पोते को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि इनेलो से और जेजेपी की इस लड़ाई से हरियाणा पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ना कि हरियाणा के वोटरों पे फर्क पड़ने वाला, क्योंकि इनेलो का तो कोई अस्तित्व मुझे लगता है कि आज हरियाणा में बचा नहीं। रही बात जेजेपी की पे का भी कोई अस्तित्व बचा नहीं। लोगों को अलझाने के लिए कभी पोता दादा के खिलाफ बोल देते हैं, दादा पोते के खिलाफ बोल देते हैं, कभी ऐसी फोटो वायरल कर देते हैं, कभी कोई पैर छू रहा है, कभी कोई आशीर्वाद दे रहा है। तो ये सब लोगों को गुमराह करने की बात, मुझे लगता है कि गुमराह करने के लोगों को बहकाने के लिए ये सब कुछ एक ड्रामा, मिली भगत सा एक ड्रामा मुझे लगता है कि ऐसा है। मैं जेजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, बड़े लंबे चौड़ा भाई इन्होंने भाषण दिया कि ऐसा हो गया, ऐसा आप हो गया। इनके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे? नहीं, जब चुनाव लड़े थे वो परिस्थितियां कुछ और थी, आज परिस्थितियां कुछ और है। कांग्रेस में थे राकेश जी। परिस्थितियां बदलती रहती है, राजनीति में हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। परंतु आज जो जेजेपी के लोग हैं, उन्होंने जो वादे किए थे हरियाणा के लोग, युवाओं को 60% नौकरियां देंगे, इन्होंने कहा था 5,000 बुढ़ापा पेंशन देंगे, इन्होंने उमेश कहा जी, था आऊंगा और शिक्षा के बारे में इन्होंने बात की थी। आज हरियाणा के कैसे हालात है इनसे पूछो, क्योंकि सत्ता में तो यही है, बीजेपी के प्रवक्ता तो यहाँ है नहीं है। आज हरियाणा के कैसे हालात हैं, शिक्षक रोडों पे हैं, बेरोजगारी का बुरा हाल है, बारिश होती है तो सड़कें जाम हो जाती हैं। आज इस बात पे चर्चा करने का विषय है, मुझे लगता है कि इस बात पे चर्चा क्या करनी कि दादा ने पोते से क्या कह दिया, पोते ने दादा से क्या कह दिया, क्योंकि आज कुछ है ही नहीं, ना इनेलो का कुछ बचा है, ना जेजेपी का बचा है कुछ। आने वाले समय में ना कोई इन सब बातों में मुझे लगता है कि कोई गौर करेगा। अगर कोई गौर करेगा तो शिक्षा पे बात करेगा, बेरोजगारी पे बात करेगा, विकास पे बात करेगा। और जैसे भी मैं अभी विद्रोही साहब की बात से बहुत सहमत था कि जो भी कुछ था, जिस तरीके से इनेलो की बात थी, तो उस टाइम दादा के नाम पे ही सब इन लोगों ने पाया, ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम पे या तब देवीलाल जी के नाम पे, सब कुछ इनको उनकी विरासत ही मिली। और लोगों को लगा कि भाई आज इनके परिवार में झगड़ा हो गया, तो जेजेपी को लोगों ने वोट दे दी, 10% वो 10 इनके एमएलए आ गए। और परंतु मुझे भी लगता है ये बात है कि जेजेपी का जो अस्तित्व है, जेजेपी का आने वाला जो समय है, जो निर्णय वो लेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग लेंगे। ये सिर्फ एक कठपुतली है, और चलिए, कठपुतली के तौर तो पे हरियाणा में काम कर रहे हैं। राकेश जी भी यही मानते हैं, राकेश जी भी यही मानते हैं जो वेद प्रकाश जी मानते हैं कि जेजेपी वही तय करेगी जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी। तो इसी पे रजत जी काफी देर से कह रहे हैं, रजत जी से ले लेते हैं पहले, फिर आते हैं उमेश जी के पास। रजत जी, उमेश जी इनका अभी ये भी सवाल उठाएंगे तो उसके भी इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। रजत जी, जिस तरह की स्थितियां आई जो आप कहना चाह रहे थे, और सब कुछ सारी बातें चर्चाएं अब सामने हैं, तो फाइनल कमेंट आपका क्या है? जी देखिए, थोड़ा समय दीजिएगा, बीच में आप प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन सभी का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि आज डिबेट सर का थोड़ा मुद्दा जल्दी दीजिएगा, क्योंकि अब समय की सीमा है, 29 मिनट से ज्यादा हो चुका है। जी कोई बात नहीं, मैं संक्षेप में ही सारी बातें कहूंगा, क्योंकि आज जी मुद्दा ना 81 लाख रुपए के घर पे पर्दे लगवाने का तो है नहीं, एसवाईएल के पानी का भी मुद्दा नहीं है, 117 करोड़ की आप नए मकान ले लेते, नया खरीद लेते, इतना खर्चा कराने का भी नहीं है, आम जनता का पैसा है।
आम आदमी पार्टी के इतने महंगे महंगे शौक हैं जो एसवाइएल पे आता कभी हूँ बात राकेश नहीं जी करती, आपके पास। हरियाणा के मुद्दे के बात नहीं करती, पर्दों पर्दों पे 81 लाख जनता का पैसा लगा देती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आम आदमी पहले तो कहलाने के लायक है। और जितना पैसा आम जनता का एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आम आदमी खर्च कर रही है, उसका अगर किसी दिन आरटीआई से आ गया तो जो हमें पता भी है कहाँ कहाँ इन्होंने आम जनता का पैसा अलग अलग स्टेट्स में भी इलेक्शनों में खर्च किया है, तो तब पता चलेगा कि ये कितने आम है और कितने खास हैं, जो 5 स्टार होटलों से नीचे बात नहीं करते रहने में। दूसरा मुद्दा, आज हमारा टॉपिक जो है उसी पे रहते हैं। देखिए, कुछ वोट शेयर की बात हो रही थी। एलाहाबाद में 65,992 वोट, ये वही 2.5% वोट शेयर की पार्टी है जिसका एलाहाबाद के अंदर 5.63% वोट शेयर बढ़ा। तो ये आप मौजूदा हालात की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात हो रही थी, देखिए एक तरफ तो होती है पूर्ण बहुमत की सरकार आने, और पूर्ण बहुमत की सरकार आने को ये सोचकर मैं विद्रोही जी की बात पे भी आऊंगा, उसकी भी हमारे पास इनपुट है। हमारे पास 2018 रैली से कम 8-9 महीने पहले एक बड़े भाजपा के नेता से, एमपी से हमें इनपुट आई थी कि ये तो बिक चुके हैं भाजपा के हाथ, उसको मैं बाद में आऊंगा। देखिए, एक तरफ तो पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, एक तरफ आप इनेलो का भी वोट शेयर नहीं ले पा रहे, इनेलो का भी वोट शेयर नहीं ले पाए और 10 पे आके सीमित हो गए, और उनमें से 7 लोग ऐसे हैं जो बाहरी है, जिनको कहीं टिकट नहीं मिली। अब आते हैं, कितना इन्होंने गवाया, इन्होंने गवाया जो इनको मिला 24.11 से 14.8। अब वो वोट शेयर, ये कहते हैं कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, दोनों कांग्रेस को और भाजपा को फायदा हुआ इंडियन नेशनल लोकदल टूटने से आखिरी वक्त पे। क्योंकि जो मुख्य विपक्षी दल 10 साल से है, कोई कारण समझ में नहीं आता, उसका 2.5% अगर आखिरी समय पे, देखिए भाटी जी बैठे, इन्होंने भी इनेलो छोड़ी नहीं थी, मैं जानता हूं ये उस समय इनेलो में थे, बाद में गए हैं जजपा। जब विभाजन हुआ तो बहुत से लोगों के, वर्करों के दिमाग में ये था कि कौन वारिस है, कौन वारिस है, ये जो उलझन पैदा करी। अब लोगों को मतलब देवीलाल जी की नीतियों को कौन आगे बढ़ाएगा, उनका स्वरूप कौन है, तो सबको पता चल गया कि जिन्होंने बुरे वक्त में इस्तीफा नहीं दिया, जो देवीलाल जी राकेश के जी वो कह तो रहे हैं कि हम देवीलाल जी के ही उनको बढ़ा रहे हैं, दुष्यंत जी यही तो कह रहे हैं। दुष्यंत जी ने इनेलो से जब जीते थे 4,35,हजार वोट आए थे, और जब जजपा और आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में लड़े थे, ये हिसार से 4,11,000 वोट से हारे थे। आप ये देखो कि जब अपने आप पे आए, एमपी जब बनने की बात आई, तब जजपा और आम आदमी पार्टी के वोट मिला के दोनों का अलायंस था, और दोनों का इतना अलायंस था कि आधी रात को हॉस्पिटल से चौटाला साहब को जेल भेज देते थे, उनकी पैरोल नहीं होने देते थे, सारा ऐसे कैप्चर कर रखा था, दोनों जगह सेटिंग कर रखी थी। फिर आम आदमी पार्टी से फायदा नहीं हुआ तो दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया, फिर जजपा के पाड़े में बैठ गए। इनका तो कोई दीन ईमान नहीं है। ये कहते हैं हरियाणा की जनता को एक बात का जवाब दें, ये कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, सबको बोलते हैं, मानते हो ना आप, मानते हैं ये कि ये मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। रजत जी जब दिल्ली में तिहाड़ जेल में थे तो आम आदमी पार्टी पैरोल दिलाने में मदद नहीं करती थी, जेल तो उसी के अंडर में थी, एनओसी तो वही देते थे, वही देते थे, वही अजय सिंह जी को बाहर रखते थे, वही चौटाला साहब की पैरोल मिली कैंसिल कर देते थे। रात को हॉस्पिटल में कौन सा रूल है भाई, 5 बजे 7 बजे के बाद तो आप जेल भी बंद हो जाती है, उसी वक्त रात को जेल भेज देते थे, हॉस्पिटल तक में नहीं रहने दिया चौटाला साहब को। ऐसे ही नहीं, स्वर्गीय स्नेहलता चौटाला जी ने इनके बारे में ऐसे शब्द जो इस्तेमाल किए थे, मैं चैनल पे बोलना भी नहीं चाहता। और दूसरी बात, आप कहते हो रैली के अंदर नहीं, अगर दादा को दादा मानते तो बंद कमरों में बात होती, दादा को दादा मानते तो पब्लिक डिस्प्ले, पब्लिक के अंदर तमाशे की जरूरत नहीं थी। चौटाला साहब को धक्के मारने की, देखिए उमेश जी से ले लेते हैं 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड जी बोले जी। वहां पे हम हर रैली के अंदर अदर स्टेट से गेस्ट बुलाते हैं, जैसे हमने अभी फतेहाबाद में नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी जी को, बादल साहब, वहां पे अलग अलग जैसे हमारे वो स्टेट गेस्ट की तरह होते हैं। तो जब हम अलग स्टेट के पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं तो क्या उनके समय उनको धक्के मारने, उनको चौटाला साहब को बेइज्जत करना, ये तो पूरा प्लानिंग, एक राजनीति पिक्चर आई थी एक, उस समय आपको ध्यान होगा, कैटरीना कैफ, उसमें रणबीर कपूर, एक राजनीतिक नाम की फिल्म थी। इन्होंने सोचा कि उसी तरह जो है 25 सितंबर 2018 को स्टेज कैप्चर करेंगे। उस समय अजय सिंह चौटाला बाहर थे, वो तो बरसात हो गई उस दिन, फिर बाद में अजय सिंह चौटाला को जेल जाना पड़ा, बड़े चौटाला बाहर हो गए।
अगर चलिए। अगर खत्म कर रहा हूं, 10 सेकंड खत्म कर रहा हूं, 10 सेकंड अगर इनके खिलाफ अनुशासनहीनता फिर की हमारे पास कार्रवाई जवाब ना देने का हो, टाइम नहीं बचेगा। तो जी ये जी, चौटाला मैं साहब इसीलिए को कह रहा हूँ और रजत जी, उमेश जी नहीं तो इससे नाराज होंगे कि भाई उन्हें वक्त नहीं मिला, अब नहीं उमेश जी नहीं को नहीं, बोल रहे हैं। उनको बहुत वक्त मिल चुका है, अब वक्त नहीं है आगे राजनीति में उनका। ये चौटाला साहब को और अभय सिंह जी को बाहर कर देते हैं इनेलो से। इन्होंने ऐसा जाल बिछा, ऐसी प्लानिंग कर रखी थी चलिए इन्होंने। चलिए, उन्होंने जाल बिछाया। उमेश जी, आप पर आरोप है कि आपने जाल बिछाया। आता हूं राकेश जी, थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं छोड़ूंगा नहीं, सबके जवाब लूंगा। उमेश जी, तो जो जाल आप लोगों ने बिछाया और दादा को बदनाम करने और वो करने और उनको टारगेट लिंच करने की बात जो है एक प्रकार से कह रहे हैं रजत जी, आप इसे कैसे देखते हैं? जी उमेश जी। मैं सिलसिलेवार सब रजत जी का जवाब देता हूँ और लेकिन जल्दी अपने जल्दी। राकेश भड़ाना जी का मैं। जी हाँ, जी। पहली बात तो एक कहावत है हरियाणा में कि छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले, जिसे 72 छेद। तो छाछ हो गए हमारे इनेलो, जिनके पास में मात्र एक विधायक है और 2% का जो है वोट प्रतिशत है, और छलनी हो गई हमारी आम आदमी पार्टी के, जिनका तो कोई विधायक ही नहीं है। विधायक तो छोड़िए, आज हरियाणा में संगठन तक नहीं है इनका, ना इनका कोई प्रदेश अध्यक्ष है, ना किसी भी जिले के अंदर इनका जिला अध्यक्ष है। पूरी पार्टी का जो पूरा संगठन है वो भंग हो चुका है, तो इनके पास तो संगठन भी नहीं है। तो ये दोनों जो आरोप लगा रहे हैं, और मेरे रजत भाई ने मेरे पर पर्सनली मेरी जो एक बात बोली कि उमेश भाटी जी ने इनेलो में इलेक्शन लड़ा एमएलए का, बिल्कुल ठीक बात है रजत जी, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। इनेलो से, क्योंकि मैं इनेलो, जब इनेलो था पूरा परिवार एक था और मुझे इनेलो से टिकट दी गई, और टिकट देने के बाद में मेरा वो एक कर्तव्य बनता है कि मुझे पार्टी से टिकट मिल चुकी थी और ऐसे समय में मैं टिकट छोड़ के भागूं, तो वो मेरे अपने खुद के, मुझे लगा कि मेरे लिए भी गलत है, पब्लिक के लिए भी गलत है। तो मैं बाकायदा इलेक्शन लड़ा इनेलो के साथ में मिलकर, और चश्मे के मैंने उस पे सिंबल पे इलेक्शन लड़ा। लेकिन आपको मैं हकीकत बताऊं, आपके चैनल पे मैं ये बात कर रहा हूं कि जो 2% की जो बात करता हूं ना मैं, जितने लोग महीने में मेरे यहाँ चाय पी जाते थे उतनी मुझे वोट नहीं मिली, मैं भी 2 पे रह गई। उमेश जी का शायद कनेक्शन कट गया। एक मिनट आ गया। हाँ राकेश जी, नहीं जल्दी जल्दी से अपनी बात करें। देखिए, सबसे पहले मैं भाटी साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। भाटी साहब की जनरल नॉलेज राकेश जी जल्दी जल्दी दीजिएगा। मैं दे रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड में दे रहा हूँ कि भाटी साहब की जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जिला परिषद के चुनाव में हमें 8 से 10% वोट मिली थी। दूसरी बात, अभी जैसे तिहाड़ जेल की बात की इनेलो के प्रवक्ता ने, वो तो कानून अपना काम करता है, जिस तरीके से जैसा जैसा समय होता है वो चलता रहता है। और दूसरी बात एक और है कि जिस कांग्रेस को ये हमेशा रात दिन कोसते थे कि जिन्होंने हमें झूठे मुकदमे में फंसा दिया, हमें जेल में फंसा दिया, आज इनेलो की परिस्थिति वो हो गई कि कांग्रेस तो कहती है आप हमसे दूर जाओ, इनेलो कहती नहीं आप हाथ जुड़वा लो, आप हमारे साथ गठबंधन करो। ये इनके हालात पैदा हो रहे हैं। पूरा हरियाणा जानता है कि इनेलो कांग्रेस के पास जाती है, हमारे गठबंधन तीसरे मोर्चे की बात करती है। रही बात आम आदमी पार्टी की, उमेश जी ने बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको देता हूँ आपकी बात पूरी करने के लिए। हाँ, कट गया था बीच में ना। बेरोजगारी की, विकास की बात करते हैं, ना कि हम आपकी तरह धर्म और जाति की बात कर रहे थे, ना कि हम आपकी तरह झूठे वादे करते। पूरा हरियाणा जानता है कि जब इनेलो की सरकार थी, लोगों की गाड़ियां छीन ली जाती थी, घरों पे कब्जे कर दिए जाते थे, किसी का मकान अच्छा लगता था तो आप तो ऐसी बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। आपका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका है हरियाणा में। हाँ, सिर्फ एक एमएलए आपका बना, वो भी इस बार आम आदमी पार्टी की आंदोलन में नंबर 8 जाए। जिला सचिवालय कैसे थे? एजुकेशन का क्या हाल था? इनेलो के बारे में जानते क्या? और आज के बारे में आप इनेलो के बारे में पूरा हरियाणा, पूरा देश जानता है। अजय जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। अजय जी, रजत जी, हॉस्पिटल कैसे थे? गांव की सड़कें, उमेश जी आप बोलिए। उमेश जी आप बताइए। तो उस घर को इनको म्यूट कर दीजिए आप। देखिए वो साइलेंट म्यूट कर दीजिए इनको। देखिए, हाँ, ये टीवी वाली बहस नहीं करनी है, हम लोग बड़ी अच्छी बहस करें, हेल्दी बहस करें, अच्छा लगेगा, सबको ही अपनी बात कहें। जी उमेश जी, बात पूरी करें। हाँ जी, तो मैंने इसलिए बताया कि जो 2% पे जहां पे मैं भी रह गया था, लेकिन उसके बाद ही आपने कहा कि, और आपके चैनल पे भी ये बात चल रही थी, हमारे विद्रोही जी ने बात रखी कि हर आदमी जो राजनीति में है
वो अपना आगे का भविष्य देखता है। तो आगे का जो भविष्य था, मुझे लगा कि, और मेरे को देखने के बाद में भी, और आज समय जो देख रहा हूं मैं, दुष्यंत जी के काम करने का जो तरीका है, युवाओं ने नहीं, हमारे जैसे जो हम 50 की और 45 की रेंज के जो उम्र के लोग थे, उन्होंने भी दुष्यंत को भी चाहा, और मैंने दुष्यंत जी के साथ में मैंने उनको ज्वाइन किया। हकीकत यह है, आज देखिए 4 साल का जो कार्य प्रणाली रही है, उसमें दुष्यंत जी की जो कार्य करने का तरीका है, अगर सबसे ज्यादा भीड़ कोई रहती है काम करवाने वालों की, तो वो दुष्यंत जी के साथ रहती है, दुष्यंत जी के कोठी पे रहती है, और वो जहां भी जाते हैं उनके साथ में करवाने वालों को पता है, उम्मीद है कि अगर काम कहीं होगा तो वो दुष्यंत जी के यहाँ होगा। लेकिन बात करता हूं मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के हमारे राकेश भड़ाना जी है, मैं उनकी बात करता हूं। आम आदमी पार्टी के जो हमारे राकेश भड़ाना जी है, उन्होंने बात रखी, आज देखिए स्कूल की बात कर रहे थे कि दारू के चक्कर में मनुष्य सिसोदिया अंदर है, ठीक है जी। इनके जेल मंत्री जो थे वो जेल में बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जो है, उनकी जो है ना आज ये पोजीशन है कि वो कभी भी जेल जा सकते हैं। तो इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या जेल में बैठ के राजनीति करेगा क्या? वो हालत इनकी ये हो चुकी है। अभी कर्नाटका की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटका में मात्र एक ऐसा बंदा था जो 1000 वोट पाया है, बाकी नहीं तो कोई 600 वोट पे था, कोई 700 वोट पे था। 0.6%, मात्र 0.6% ये कर्नाटका में थे। और बात करते हैं हरियाणा की। ये हरियाणा के जनाधार नाम की चीज नहीं है। इलेक्शन ये लड़ चुके हैं, जब ये हमारे साथ में आए थे कि हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो तभी हमारे साथ आए थे। राजनीति में गठबंधन होता रहता है, राजनीति में गठबंधन प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, जो आज जो चल रहा है, दादा पोते की बात कर रहे थे, जो शुरुआत हुई थी दादा पोते से, तो बात मैं आपको कह दूं कि दादा सबके दादा हैं, वो खाली इनेलो के दादा नहीं है, वो हमारे भी दादा हैं, हमारे भी सम्मानीय है, हमारे भी पूजनीय है वो। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आप देखेंगे दुष्यंत जी का बयान कभी नहीं आया उनके खिलाफ, कभी खिलाफ नहीं आया उनके बयान जो है दुष्यंत जी का। नहीं ठीक है, किसी ने भी उनके सम्मान में कोई गलत बात नहीं बोली है। दादा है और दादा ही रहेंगे। इसके बाद में मैं जल्दी से विद्रोही जी का एक कमेंट लेता हूं और फिर ये कंक्लूजन के साथ में विद्रोही जी आप खत्म करें। जी विद्रोही जी। देखिए, हरियाणा की राजनीति दो ध्रुवी हो चुकी है। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है। दुष्यंत जी कांग्रेस के साथ भाजपा के साथ रहेंगे, और ओम प्रकाश चौटाला जी जो व्यापक विपक्षी एकता के लिए बात कर रहे हैं, उसका स्वागत है। जब देश में व्यापक विपक्षी एकता होगी तो हर दल को, चाहे वो छोटा दल है, चाहे बड़ा दल है, चाहे सत्ता में है, सत्ता से बाहर है, उसे लोकसभा 2024 में सोचना पड़ेगा कि वो देश में सांप्रदायिक उन्मादी शक्तियों को ताकत देना चाहता है या देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को आगे लाकर एक स्वस्थ भारत का लोकतंत्र को कायम रखना चाहता है। तो उसमें तो हर एक को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। ठीक है, जजपा ने अपनी भूमिका तय कर ली कि वो सांप्रदायिक, लेकिन ये परिवार का, विद्रोही जी, ये परिवार का जो टसल है, ये क्या स्थिति रहेगी? परिवार का मैंने कहा कि अप्रासंगिक हो चुके हैं। मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। चलिए, प्रासंगिक हो चुका है। मैं अब चूंकि समय की बहुत ज्यादा हो चुका है, मुझे माफ करिएगा, तो समय की सीमा है। तो सबसे बड़ी बात कि ये परिवार का विवाद नहीं, बेसिकली राजनीतिक विवाद है, और यह विवाद इतना बढ़ चुका है कि परिवार में भी खटास पैदा कर रहा है। और उस खटास पैदा करने के पीछे जो कंक्लूजन आता है वो इसका आता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक सत्ता का खेल है, और सत्ता ने एक परिवार को तोड़ करके किस तरीके से अपनी सत्ता कायम रखने की एक गणित तय की है। कमोबेश इस तरह का सीन ज्यादा नजर आता है, जैसा सब लोग कह रहे हैं। तो इस स्थिति में परिवार एक रहे, अच्छा रहे, सबके पद और गरिमा का महत्व रहे, तो ये रहे तो अच्छा है। मुझे लगता है मर्यादाएं रहनी चाहिए। राजनीति अलग है, मर्यादाएं अलग है, और मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ में, पूरी और बहस के साथ में। जय।